हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एज यू कैन सी गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आपकी यूजीसी नेट के लिए सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो कि अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इसमें आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। क्या होते हैं इशू ऑफ शेयर्स? कौन करता है शेयर इशू? करता कौन है? पहले हम इसकी बात करते हैं। शेयर इशू कौन करता है? शेयर इशू करते कंपनी। अब हमें पता चलाना होगा पहले कि कंपनी कौन है। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन शेयर। देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन होगा। इससे पहले मैं बताती हूँ कि कंपनी का कंसेप्ट आया कहाँ से। देखो, जो हमारी कंपनी है उसमें क्या होगा हमारे पास। देखो, सबसे पहले जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं। देखो, वैसे तो वेरियस ऑप्शन आर देयर। मेनली मैं बात कर रही हूँ ओनरशिप के बेस पे। अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो मेरे पास सबसे पहला क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड इज़ पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज़ कंपनी। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मेनली आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, हम अकेले अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें हम ओनर भी हैं, हम ही मैनेज करते हैं। उसमें हमारी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर, तो मतलब कि क्या होता है, पार्टनरशिप किसके बीच में होती है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जहाँ होते हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। और इसमें भी क्या है, जो हमारी लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मुझे बिज़नेस में लॉस हो जाता है तो वो सारा कौन पे करेगा, मैं। अगर मेरा बिज़नेस है तो मुझे ही पे करना होगा ना। ऐसे अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में हम ये देखेंगे कि जितने भी पार्टनर्स हैं, सपोज़ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया किसी अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया रिद्धू के साथ, ठीक है, तो हम दोनों का अगर बिज़नेस है तो हम दोनों की लायबिलिटी होगी, और जितना भी पैसा अगर मान लो हमें लॉस हो जाता है तो हमें पे करना होगा। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट आता है कंपनी का, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें अभी आपको काम आएंगी कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक जो आता है कंसेप्ट आपका कंपनी का आता है। कंपनी में क्या होता है, देखो, यहाँ हमने क्या कहा, एक पर्सन है ओनर, ठीक है, यहाँ दो या दो से ज़्यादा हैं। अब यहाँ क्या है, वेरियस। यहाँ पे एक था, यहाँ दो या दो से ज़्यादा थे। यहाँ पे हम उससे बड़े बिजनेस की बात करें जिसमें वेरियस पर्सन जो क्या होंगे, ओनर्स होंगे। वो कैसे होंगे वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी है क्या। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सारी चीज़ें क्या है, इनका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे। कंपनी की करेक्टरिस्टिक में क्या है, जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको जो उसकी डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जैसे कंपनी ने स्टार्ट किया, हम बिजनेस अपना क्या कराते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है। ऐसे ही कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज इशूड बाय आरओसी। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं वहाँ से हम क्या होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। और जो लॉ है इसको कंसीडर करता है इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है कि लीगल पर्सन है। अब लीगल यहाँ पे नेचुरल तो है नहीं, क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब कि आर्टिफिशियल तो आपको पता ही होगा, तो मतलब कि पर्सन ही माना जाएगा इसे, लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, नेक्स्ट हमने बात करी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी जो लीगल एंटिटी है वो सेपरेट है। मतलब कि अब मान लो कि मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरे नाम से ही चल रहा ना वो बिज़नेस, चाहे मैं नाम कुछ और रख लूँ अपने बिज़नेस का, लेकिन मेन किस पे होगा, मेरे नाम से ही चलेगा वो। ये तो नहीं है कि अगर मान लो मैंने मेरे बिज़नेस से, मान लो मेरी शॉप है तो मैंने किसी को देने हैं 1000 रुपीज़ ओनली, ठीक है, तो ये तो नहीं है ना कि वो उसी पे, मतलब कि जो बिज़नेस का नाम है, मान लो बिज़नेस का नाम है एक्स, तो वो बिज़नेस से तो लेने नहीं जाएगा, मेरे से ही लेने आएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी का क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि अगर कंपनी को लोन लेना है, कोई एसेट परचेज करनी है, तो सारा वो काम जो होगा ना वो इसके नेम से होगा, ठीक है। इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो हमारी कंपनी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उनके ऑनर्स हैं
उनकी डेथ होती है, एलियंसी होती है, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शोल्डर। कैसे? अब देखो, अगर मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा अकेले का बिजनेस है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या? बिजनेस खत्म, बिजनेस पीछे थोड़ी चलेगा। मतलब कि ठीक है, आगे रन कर सकते हैं फैमिली वाले, लेकिन मेन क्या होता है कि मेरे तक ही होता है बिजनेस, ठीक है। तो अगर मान लो जिस पर्सन का बिजनेस है, अगर वो पर्सन ख़त्म तो बिजनेस भी ख़त्म, ठीक है। ऐसे ही पार्टनरशिप में होता है, तो एक तरीके का वो बिजनेस तो ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन जो कंपनी होती है वो उसी नाम से चलती रहती है। शेयर होल्डर्स आएँ जाएँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील होती है जैसे हम सिग्नेचर करते हैं वैसी। आपने देखा होगा कभी भी अगर आप जाते हो कॉलेज या स्कूल वगैरह में जाते हो, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हो, तो वो क्या होता है? खाली साइन करके दे देते हैं आपको? नहीं, वो क्या करते हैं, साइन तो करेंगे, साथ में क्या करेंगे? स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप से ही पता चलता है क्या कि ये उस स्कूल का है, कॉलेज का है, ऐसी कंपनी का होता है। अगर कंपनी मान लो हमने लोन लिया कंपनी के नाम से, तो वहाँ पे क्या होगा? साइन कौन करेगा? कौन साइन करेगा? डायरेक्टर करेंगे। जो डायरेक्टर वगैरह हैं, जिनकी जो उनके राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, लेकिन साथ में कॉमन सील जरूर लगे होनी चाहिए। जब कॉमन सील होती है ना, वही मेन मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर, शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि शेयर्स ले रखे हम, पब्लिक कंपनी है, शेयर परचेज करके, हम देखा होगा मैंने इस कंपनी के शेयर लिए, उसने बेचे, तो क्या होता है कि हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप बताओ कि अगर हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, वहाँ क्या हम ऐसे सेल कर सकते हैं अपना शेयर? कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ अगर मान लो रितु बिजनेस कर रही है, वो ये तो नहीं कहेगी कि वो नहीं करेगी आगे, उसकी कोई फ्रेंड करेगी या उसका कोई फैमिली मेम्बर करेगा मेरे साथ बिजनेस। हाँ, कर तो सकते हैं हम ये चीज़, लेकिन क्या होता है कि कुछ अगर मान लो कि सब एग्री होते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा हम नहीं कर सकते पार्टनरशिप वगैरह में कि मेरी जगह ये काम करेगा, ऐसे नहीं होता। अपना जो शेयर है उनका वो सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे? अब देखो, अगर हमारा अकेले का बिजनेस या पार्टनरशिप है, तो वहाँ क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, लेकिन कंपनी में लिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे, वो तो आपको समझ आ गया। अब लिमिटेड कैसे है वो देखो, कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये का शेयर लिया किसी कंपनी का, तो मैं 100 रुपये देने के लिए लायबल हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब कंपनी को मान लो आगे लॉस हो जाता है, तो मैं क्या उन्हें ज़्यादा पैसे दूंगी? नहीं, मेरी लायबिलिटी कितनी है? 100 रुपये की, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 रुपये दे सकती हूँ, बस जितनी मेरी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा मैं देने के लिए लायबल नहीं हूँ। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मतलब कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का और जो ओनरशिप है वो तो डिफरेंट। अब देखो, इतने सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, पता भी नहीं होता होगा कितने हैं, पता मतलब कि ऐसे तो पता होता है कितने हैं, लेकिन वेरी लार्ज नंबर होते हैं, ठीक है। तो उनके घर थोड़े जाएंगे मतलब कि आओ ये चीज़ मैनेज करो, नहीं। सारा जो मैनेज करना है, ना तो वो इंटरेस्टेड होते कि हर चीज़ में मैनेज करने के लिए वही सारा काम करें, और ना ही ये पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे लोग मिल के मैनेज करेंगे। अब देखो, कई बार हमें 3-4 लोगों की राय लेनी होती है, तो उसी में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इतने मेंबर्स का कैसे कर सकते हैं मैनेज? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो मतलब कि जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप दोनों क्या होगी यहाँ पे? अलग अलग हो गई। ओके, मतलब कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास वोटिंग राइट होता है, जिससे वो क्या करते हैं, सॉरी, जो मेंबर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर सेलेक्ट करते हैं, अब वही क्या करते हैं, मैनेजमेंट जैसे हम करते हैं ना, डिसाइड कर देते हैं। तो मैनेजमेंट ये सारे डिसीजन लेती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने कहा कि कंपनी देख लिया हमने, कंपनी क्या होती है आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी कितने तरह की होती है। कंपनी की आगे टाइप्स हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी 3 टाइप्स की मेनली हमने यहाँ देख सकते हैं। क्या? अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आपको कि अभी तो आपने कहा कि लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन एक टाइप अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। कैसे? इसमें क्या होगा कि हमारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड में ये होता है कि सपोज़ कंपनी को 10 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, हमारे बिजनेस जो था सेल हुआ टोटल 5 लाख का, ठीक है, और बाहर हमने देने 10 लाख, तो 5 लाख रह गए हमें देने हैं, वो हम कहाँ से देंगे? तो जो लिमिटेड लायबिलिटी है उसमें तो क्या होगा भाई, जितने शेयर होल्डर हैं, जितना पैसा हमने शेयर होल्डर से लेना है, मतलब कि पर शेयर जितना था उतना मंगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना,
वो भी बेच दी जा सकती है। मतलब जैसे कि हमारा नॉर्मल बिजनेस में होता है, अब मान लो आपने कोई शॉप ओपन करी या फैक्ट्री ओपन करी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको लॉस हो गया, तो अगर मान लो आपको लॉस हो जाता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, आपका घर का सामान तक उठा सकते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंपनीज इंडिया में नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी टाइप भी है। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि एक गारंटी दे दी जाती है। कैसे? जैसे कि मान लो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, मैंने ली गारंटी 2 रुपये की। मतलब देखो 10 रुपये जो है ना, ध्यान से सुनना, 10 रुपये तो क्या है, कंपनी मंगवा सकती है कभी भी जैसे भी हो। लेकिन जो ये मैंने 2 रुपये की गारंटी ली है ना, ये सिर्फ कब मंगवाएंगे, सपोज लॉस हो जाता है बिजनेस को और कंपनी का क्या हो रहा है, रिडम्पशन। कंपनी क्या हो रही है, बाउंड अप कर रहे हैं हम, रिडम्पशन कह रही सॉरी, बाउंड अप कर रहे हैं हम बिजनेस को। तब हम क्या करेंगे, अब जो लॉसेज है उन्हें तो पे ऑफ करना है, तो कंपनी मेरे से 10 रुपये तो मान लो मंगवा चुकी है, तो 2 रुपये और मेरे से मंगवा सकती है। ये क्या होता है, कंपनी लिमिटेड पर एक गारंटी, मतलब कि जितनी मेरी गारंटी थी मैंने, वो मेरे से मंगवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर क्या है, वही कि अगर मान लो 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये ही मंगवा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब इसकी फर्दर टाइप है। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक कंपनी, नंबर 2 इज़ पब्लिक प्राइवेट 1 पर्सन कंपनी। ओके, पब्लिक कंपनी, पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एज पर सेक्शन 268 of the Companies Act 2013, a private is one which is by its article of association. आर्टिकल एसोसिएशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उसको रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपने जो शेयर्स हैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मतलब कि जो उनके मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 200 तक की लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities that is shares or debenture of the company। देखो नॉर्मली अभी हम ये सब पढ़ेंगे कि ये इन्विटेशन वगैरह क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो हमारे शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ इन्विटेशन। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या है, जो आर्टिकल एसोसिएशन है इससे प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट मतलब कि रोक लगाता है कि ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो भी कंपनी होगी ना प्राइवेट कंपनी, उसके नाम में आपने देखा होगा लास्ट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कई बार जो अगर सिंपल सा भी क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बन जाता है कि क्या लिखा होता है लास्ट में, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ये सबको ही पता होगा। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होगी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों के डिफरेंस में देखना बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो वैसे तो ये सिंपल सा है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कई बार हम भूल जाते हैं, मतलब कि अगर याद ना हो, स्टैटिक जो चीज़ें होती हैं अगर वो याद नहीं है तो गलत ही होगा, ठीक है। तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स मिनिमम होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। ऐसी पब्लिक की बात करें तो यहाँ मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नो लिमिट। अब यहाँ पे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, ये इनवाइट नहीं कर सकती, ये इनवाइट कर सकती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, लेकिन यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट में होती है रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए जो हम बनाते हैं, सॉरी यहाँ से शायद कट हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आर्टिकल्स हम बनाते हैं वो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में मैंडेटरी होता है बनाना, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वहाँ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है। इन केस द आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड, अगर आर्टिकल रजिस्टर नहीं किया गया तो प्रोविज़न ऑफ टेबल 1, देखो गाइस ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि अगर पब्लिक कंपनी है और उसने आर्टिकल रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा, जो प्रोविज़न ऑफ टेबल 1 है ना कंपनीज एक्ट के, वो अप्लाई होंगे। टेबल 1 में सारे ये दिए होंगे तो वो अप्लाई होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो कोई कंपल्शन नहीं है, टेबल 1 यहाँ फॉलो की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे अगर डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और यहाँ एटलीस्ट 3, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें, स्टैट्यूटरी मीटिंग यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती, और अगर हम यहाँ बात करें तो स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है,
रिक्वायर्ड होती है, कितने, विद इन 6 मंथ। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो वहाँ जो फर्स्ट मीटिंग होती है दैट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब यहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड है कितने, विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया कि आप कमेंस कर सकते हो बिजनेस, उसके विद इन 6 मंथ। अब क्वेश्चन देखो, घुमाना चाहे तो कब से 6 मंथ हमने कब से लेने हैं, विद द जब हमें सर्टिफिकेट मिला है किसका, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज 1% कंपनी। क्या होती है 1% कंपनी, ओनली ए नेचुरल पर्सन। क्या, देखो ये मेन डिफरेंस होता है, वैसे ये प्राइवेट की तरह ही होती है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस हैं। हम इसमें क्या है मेन चीज़ें करेंगे, वैसे बहुत डिटेल में है 1% कंपनी, उसके अलग अलग राइट्स, उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेज कैसे आई, लेकिन हम यहाँ मेन पॉइंट पे बात करेंगे। ओनली नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन। देखो क्वेश्चन बन सकता है कि 1% कंपनी कौन ओपन कर सकता है, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। वो क्या होनी चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं हम। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। अब मेंबर ऑफ ओपीसी की हमने बात करी है, तो 1% कंपनी नाम से आपको दिख रहा है कि जो कंपनी होती है वहाँ क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ क्या है, एक ही पर्सन है मेंबर, ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, लिमिट थी ना भाई, इतने होने चाहिए इतने होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन है। 1% कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी एट ए टाइम। अगर एक पर्सन है वो एक टाइम पे वो मेंबर हो सकता है एक ही 1% कंपनी का। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर की बात करें कितना, ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। हम यहाँ 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या, उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 3 ईयर्स में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज़ पर रूल, जो रूल दिया गया है ना हमारा कंपनीज एक्ट में, क्या दिया गया है कि अगर कोई भी एन ओपीसी है 1% कंपनी है, कैन नॉट फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज़। चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं खोल सकते हम 1% कंपनी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर बिजनेस पर्पज़। हम सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए खोलते हैं, ठीक है, कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हम ओपन नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम जो हमारी 1% कंपनी है हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। यस, कर सकते हैं, लेकिन कैसे। An OPC cannot convert itself into public or private company unless, कर तो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर 2 साल नहीं हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, लेकिन 2 साल हो गए, फिर हमारी जो भी उसकी लिमिट्स हैं, जो कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल हो रही है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 ईयर्स नहीं हुए हैं तो नहीं कर सकते। ओके, कन्वर्जन इज, यहाँ पे इज है ये, सॉरी, कन्वर्जन इज मैंडेटरी व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड इज़ 2 करोड़। अगर उसका जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज होती है कितनी, बियॉन्ड 50 लाख, और जो एनुअल टर्नओवर है वो रिलेवेंट पीरियड का 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है, क्या मैंडेटरी हो जाता है कि उनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लिमिट क्या बताई, ध्यान रखना, कितना शेयर कैपिटल की बात करें तो क्या है, इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कितना है, रिलेवेंट पीरियड में कितना है, 2 करोड़। अगर ऐसा होता है तो उनको कन्वर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। पहले तो क्या था कि कन्वर्ट कर सकते नहीं, हमने कहा कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमने कहा कि 2 साल हो जाने चाहिए, आपके जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको 2 ईयर्स हो जाने चाहिए, फिर हमने कहा कि मैंडेटरी हो जाएगा कब, अगर मान लो आपकी जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा हो गई है और एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या हो गया है रिलेवेंट पीरियड का 2 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट इज हम करते हैं कि बात बेनिफिट क्या है 1% कंपनी के। देखो कुछ ही बेनिफिट हैं, ठीक है, वेरियस अदर आर ऑल्सो देयर, बट मैंने यहाँ 2 ही बताए आपको। इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मान लो आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए, बनाना होता है। अब वैसे देखें तो आपको उस पर देख के क्या लगेगा कि हाँ बनाना ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन नहीं, ओपीसी को
नॉट रिक्वायर्ड। ओबीसी के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ एजीएम, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, क्वेरम ऑफ मीटिंग, प्रॉक्सीज एक्सेट्रा शेल नॉट अप्लाई। मतलब कि जो ये चीज़ें होती हैं ना जो अदर कंपनीज़ के लिए होती हैं, जैसे क्या कि हमें एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, नोटिस देना है जनरल मीटिंग के लिए, ये सब होता है जो हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो उनमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये ओपीसी के लिए नहीं है, यहाँ पे इन्हें कोई मैंडेटरी नहीं होता ये सब करना। देखो भाई, जो ये 1% कंपनी है, इसका जो कंसेप्ट आया था, कंसेप्ट कहाँ से आया था? बाय द एक्सपर्ट कमेटी ऑफ डॉक्टर, मैंने ये इस स्लाइड्स में ऐड नहीं किया, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका कंसेप्ट आया था वो कहाँ से आया था? डॉक्टर जे ईरानी इन 2005 में आया था। मेनली वैसे जो देखो क्या है कि हमने देखा कि डिफरेंस सिर्फ क्या है कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सेम क्या होता है, हमारा प्राइवेट लिमिटेड की तरह इनकॉर्पोरेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स और भी हैं। क्या कि यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें कुछ रजिस्टर वगैरह करने होते हैं, यहाँ पे बहुत कम होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। मतलब कि प्रोसीजर क्या है, थोड़ा शॉर्ट होता है। ओके, अब आप कहोगे कि जो 1% कंपनी है और सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें भी क्या है, 1% है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको क्या बताया, 1% है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप है और 1% कंपनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही तो चीज़ है, बिजनेस ही तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं गाइस, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बताया था क्या कि जो 1% कंपनी है उसमें क्या होगा, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। है तो कंपनी ही ना, चाहे 1% है, तो आपके यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, वहाँ पे क्या है, सिंगल एंटिटी है, लेकिन यहाँ क्या है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब कि अलग से एंटिटी होगी, कंपनी के नाम से होगी, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ बात करें, एंट्री तो है, लेकिन आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी क्या है आपकी वहाँ पे, अनलिमिटेड है। और यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें ओपीसी की, अगर हम बात करते हैं ओपीसी की, तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है लिमिटेड होगी। लेकिन अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ क्या होगी, आपकी अनलिमिटेड होगी। ओके, और कंपनी की जो टैक्सेशन रेट्स वगैरह होती है ना, उनका भी बेनिफिट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ओपीसी है, कंपनी के अकॉर्डिंग लगेगा टैक्सेशन, और वहाँ क्या लगेगा, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग लगेगा। और सक्सेशन की बात करें तो वहाँ भी डिफरेंस होता है। ओके, तो ये सब डिफरेंस होते हैं जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। और मेन रीज़न क्या है कि ये फर्स्टली सिंगापुर, अगर हम बात करें सिंगापुर में ये 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके बाद फॉलो की गई थी चाइना में 2005 में, और हमारे इंडिया में फिर उसके बाद लाई गई। किसके लिए लाई गई? इसका जो मेन था क्या कि आपकी जो लायबिलिटी है ना, उसी ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। कोई पर्सन है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ओके, अदर फैक्टर्स भी हैं बहुत सारे जो इसकी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसकी जो PDF है आप उसे रिवाइज़ कर लेना, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको समझ आता है तो मैं अकाउंटिंग के लिए और वीडियोस अपलोड करूँगी। इसके मैं कई पार्ट्स लेकर आऊँगी। एज़ यू नो गाइस, इसका क्या है कि ये जो टॉपिक है एक वीडियो में होने का नहीं है, थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके कुछ पार्ट्स में लेकर आऊँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी सीखते रहें। थैंक यू सो मच।